हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम मोल कॉन्सेप्ट करेंगे। एक्चुअली मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी वो गलती से मुझसे डिलीट हो गई, तो इसलिए मैंने ये दोबारा बना दिया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, मोल कॉन्सेप्ट कर रहे हैं। पहली बात, ये मोल क्या है? ठीक है, मोल है क्या ये पता होना चाहिए, है ना। मोल कुछ नहीं है, मोल सिर्फ एक नंबर है। ठीक है, मोल कुछ नहीं है, मोल एक सिर्फ नंबर है जिसे हम काउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे आप वन पेयर सुना होगा। वन पेयर का मतलब क्या होता है कि 2, है ना। वन डजन मतलब क्या कि कोई भी चीज़ 12, है ना। मतलब फिक्स वैल्यू फिक्स है कि पेयर के लिए 2, डजन मीन्स 12 कि ठीक है। जैसे अगर आप इसके आगे कुछ भी लगा दो, अगर लिख दोगे वन पेयर सॉक्स तो इसका मतलब 2 सॉक्स हो जाएगा। अगर लिख दोगे वन पेयर शूज़ तो मतलब 2 शूज़। अगर लिख दोगे 1 डजन बनाना तो मतलब 12 बनाना। मतलब एक वैल्यू फिक्स है। पेयर मतलब 2 आ रहा है और डजन मतलब 12, मतलब 12 नंबर डजन के लिए और 2 नंबर पेयर के लिए। ठीक है, इसी तरह जो मोल है वो भी एक सिर्फ नंबर है जिसे हम काउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे पेयर या डजन एक वर्ड यूज़ किया ताकि 12, जैसे 12 एक नंबर है, 12 बनाना मतलब 12 बनाना की अगर हमें काउंटिंग करनी है तो हम कह देते हैं काउंटिंग कर रहे हैं और वो 12 बनाना है। ठीक है, मान लो हमारे पास बनाना है एक प्लेट में और हम उसकी काउंटिंग कर रहे हैं। ठीक है, जब हम उसकी काउंटिंग करें तो उसमें 12 बनाना है तो हम क्या कह देते हैं कि ये 1 डजन है। ठीक है, मतलब एक हमने उसका नाम दे दिया। ठीक है, 12 मतलब डजन, 2 मतलब पेयर, है ना। कहते हो मैम 1 पेयर सॉक्स, 1 पेयर सॉक्स मतलब क्या कि 2 सॉक्स हैं। 1 पेयर शूज़ मतलब 2 शूज़। ठीक है, इसी तरह सिमिलरली इसी तरह जो 1 मोल है उसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, देखो ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक नंबर है ना। 1 मोल की जैसे यहाँ पे 1 पेयर की वैल्यू 2 थी, 1 डजन की वैल्यू 12 थी, उसी तरह 1 मोल की वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23 है। ठीक है, अब देखो ये वैल्यू है तो हम मतलब किसकी काउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं मोल, है ना। मोल हम किसके लिए काउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं। देखो 1 मोल तब काम आता है जब कोई बहुत छोटी चीज़ की काउंटिंग करनी होती है। जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स मीन्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस की अगर इन सब की काउंटिंग करनी होती है तो तब हमारा मोल काम आता है। ठीक है, जो बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, अब जैसे हमने यहाँ पे लिखा कि 1 पेयर सॉक्स लिख दिया तो 2 सॉक्स आ गए, 1 पेयर शूज़ अगर यहाँ लिख दिया तो 2 शूज़ आ गए। उसी तरह अगर हम यहाँ पे लिख देंगे 1 मोल पार्टिकल तो 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स हो जाएंगे। अगर हम यहाँ पे लिख देंगे 1 मोल एटम तो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स हो जाएंगे। अगर उसी तरह हमने यहाँ पे लिख दिया 1 मोल मॉलिक्यूल्स तो 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हो जाएगा, है ना। मतलब सिंपल है कि जैसे आप इसको इससे रिलेट करके समझ सकते हैं। ठीक है, बस जैसे यहाँ पे 1 पेयर की वैल्यू 2 थी वैसे यहाँ पे 1 मोल की वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23 है। और आगे चाहे अब यहाँ पे पार्टिकल हो, एटम हो, मॉलिक्यूल हो, वो यहाँ पे भी आ जाएंगे। ठीक है, मतलब अगर 1 मोल मॉलिक्यूल कह रहा है कोई तो इसका मतलब क्या है कि 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, अब समझ आया। या अगर मैं ऐसे कह दूँ कि मेरे पास 1 मोल बनाना है तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास 6.022 इंटू 10⁻23 बनाना है। ठीक है, अब देखो 1 मोल की वैल्यू इतनी होती है 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, देखो ये याद कर लेना ये वैल्यू। ठीक है, आप इसे याद कर लेना 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, जैसे इस नंबर को हम 1 मोल कहते हैं उसी तरह इस नंबर का एक और नाम है Na। ठीक है, ये Na क्या है, ये एवोगैड्रोज नंबर है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 6.022 इंटू 10⁻23 है, ये नंबर जो है इसको हमने कहा कि ये 1 मोल है। उसी तरह इसका दूसरा नाम भी Na है, इसे हम बार बार ये ना लिख के हम Na भी लिख देते हैं। ठीक है, उस Na का मतलब क्या होता है, एवोगैड्रोज नंबर। अगर कोई पूछे कि एवोगैड्रोज नंबर क्या है, कुछ नहीं है, वो 1 मोल ही है जिसकी वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23 है। ठीक है, इतना समझ आया। देखो अगर कोई चीज़ समझ ना आई हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना, मैं वापस अगले पार्ट में उसका ज़रूर समझाऊंगी। ठीक है, जिसको जो डाउट होगा वो कमेंट बॉक्स में मेरे को प्लीज़ बता देना। ठीक है, और मैं रिप्लाई भी कर दूँगी। उसके बाद देखो क्या है, जैसे अब ये मेरी 1 मोल की वैल्यू है। ठीक है,
अब ऐसे समझो जैसे ये मोल रिप्रेजेंट कर रहा है एक नंबर ऑफ पार्टिकल्स को, है ना। ये जो मेरा मोल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक नंबर ऑफ पार्टिकल्स, है ना। कोई भी मतलब ऐसे समझ लो कि मोल है वो एक नंबर को मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे समझ सकते हो कि जो ये मोल है वो मेरा एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ये एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर ये एक मेरे नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो नंबर क्या है, वो नंबर कोई ना कोई पार्टिकल्स होगा, है ना। मतलब क्या है, मेरा कहने का मतलब ये, अगर ये मोल रिप्रेजेंट कर रहा है एक नंबर को, तो किसका नंबर है वो, कोई पार्टिकल्स का ही नंबर होगा, है ना। अगर ये मोल कोई एक नंबर को, इस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये नंबर किसका होगा, कोई पार्टिकल्स का ही नंबर तो होगा ना। तो इसका मतलब जो मेरा मोल है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स से तो रिलेट हो गया, है ना। जो मोल है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ रिलेट हो गया। इसी तरह अगर ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, इस पार्टिकल्स के पास अपना कुछ मास होगा, है ना। इस पार्टिकल्स के पास अपना कुछ वॉल्यूम होगा। तो इसका मतलब जो मेरा मोल है वो मास से भी रिलेट हो गया, और जो मेरा मोल है वो वॉल्यूम से भी रिलेट हो गया। ठीक है, आया समझ में। और नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ तो रिलेट है ही। तो जो ये वॉल्यूम का कंसेप्ट है, नहीं आप क्लास 11th में पढ़ोगे, इस क्लास में आप मास और नंबर पढ़ोगे। वैसे ये भी बहुत आसान है, ठीक है। उसके बाद देखो आगे आता है रिलेशन ऑफ मोल विद मास। ठीक है, सबसे पहले हम मोल का रिलेशन मास के साथ पढ़ते हैं। ठीक है, क्या होता है, कुछ नहीं होता है, रिलेशन ये है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। ये रिलेशन है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब ये गिवन मास क्या है और ये मोलर मास क्या है। देखो गिवन मास वो मास है जो आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, ठीक है, या आपसे कभी पूछ लिया होगा क्वेश्चन। गिवन मास या तो जो मास क्वेश्चन में गिवन हो या आपको कभी पूछ लिया हो। देखो मोलर मास क्या होता है, पहले हम मोलर मास समझते हैं तो गिवन मास समझ में आ जाएगा। ठीक है, मोलर मास क्या होता है, मोलर मास एक मोल का मास होता है। मोलर मास एक मोल का मास होता है। ठीक है, 1 मोल, एक मोल का जो मास है वो मेरा मोलर मास कहलाता है। मतलब Na पार्टिकल का मास भी तो मोलर मास हुआ, है ना। Na मास जो होगा, Na एटम्स के जो मास होंगे, Na पार्टिकल्स के जो मास होगा वो मेरा मोलर मास होगा। ठीक है, क्योंकि 1 मोल इज इक्वल टू Na, है ना। तो ये समझ आया कि मोलर मास क्या है। ये मोलर मास कुछ नहीं है, मोलर मास एक मोल का मास है। ठीक है, मोलर मास क्या है, एक मोल का मास है मोलर मास, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो मोलर मास, यहाँ देखो मैंने डेफिनेशन लिख दिया, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम। एक मोल का सब्सटेंस ग्राम में। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कैसे करना है, मोलर मास को कैलकुलेट कैसे करना है। ठीक है, देखो बहुत आसान है, एड एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम्स इन द सब्सटेंस देन पुट द यूनिट ग्राम इन द एंड। क्या कह रहा है कि मतलब आपके जो सब्सटेंस में जितने एटम्स हैं, जैसे H2O है, मान लो ये H2O है, ठीक है, इसमें कितने, ये एक मेरा सब्सटेंस है, इसमें कितने एटम्स हैं, 2 हाइड्रोजन के हैं और 1 ऑक्सीजन के, मतलब 3 एटम्स हैं, है ना। तो कहना चाह रहा है ये तीनों एटम्स, जो ये तीनों एटम्स के जैसे हाइड्रोजन का एटम है, ऑक्सीजन का एटम है, इन सब के मतलब अलग अलग इनका जो एटॉमिक मास है, जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता था 1, और यहाँ पे 2 एटम है तो इंटू 2 कर दो, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता था 16। मतलब हर एक जितना एक सब्सटेंस में जितने एटम्स प्रेजेंट हैं उन सब एटम्स का एटॉमिक मास को ऐड कर दो तो हमारा मोलर मास निकल जाता है। ठीक है, मतलब कोई भी एक सब्सटेंस है, कोई भी एक मॉलिक्यूल है, उसमें जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं उस एटम्स के एटॉमिक मास को ऐड कर दो, आपका मोलर मास निकल जाएगा। ठीक है, आगे मैंने क्वेश्चंस के समझाती हूँ। ये देखो, जैसे एग्जांपल मैंने वाटर लिया, सबसे पहले आसान H2। ठीक है, H2 में देखो कितने एटम्स है, 1 हाइड्रोजन का एटम है, 1 और हाइड्रोजन का एटम है, 1 ऑक्सीजन का एटम है। ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, तो इन सबको ऐड कर दो तो मोलर मास कितना आ गया 18 ग्राम। ठीक है, ग्राम भी लगाना है बाद में। ठीक, इसी तरह जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, इसमें देखो ये एक मेरा सब्सटेंस है। ठीक है, तो इसमें टोटल कितने एटम्स प्रेजेंट है, 1 कैल्शियम का, 1 कार्बन का मतलब 2, और 3 ऑक्सीजन के मतलब 5 एटम प्रेजेंट है। सारे एटम्स का एटॉमिक मास ऐड कर दो, आ जाएगा। कैल्शियम 1 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 3 है, तो मैं इंटू 3 कर देती हूँ। ठीक, तो कैल्शियम का एटॉमिक मास 40,
कार्बन का एटॉमिक मास 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, इन सबको ऐड कर दो, आपका आ गया 100 ग्राम। देखो जो मैंने एटॉमिक मास कहा था कि आप 1 से लेकर 20 तक याद कर लेना, और मैंने आपको उसकी ट्रिक भी बताई थी, ठीक है, कि मतलब उसको याद करने में आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर आपने से पिछले वाली वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ देख लो, बहुत हेल्पफुल है, और उसमें ट्रिक वगैरह भी मैंने बता रखी है, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे NaCl का निकाला है, ठीक है, यहाँ पे एक एटम तो Na सोडियम का है, एक एटम क्लोरीन का है, तो सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है 23, क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है 35.5, ठीक है। तो इनको ऐड कर दो, 58.5 ग्राम आ गया। ये क्या है, ये इसका मोलर मास है, NaCl का मोलर मास है, कैल्शियम कार्बोनेट का ये मोलर मास है, वाटर का ये है मोलर मास, ठीक है। ऐसे आप निकाल सकते हो, कोई भी कंपाउंड का आप ऐसे मोलर मास निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने NO2 का निकाला है, ठीक है, तो एटम्स n एटम्स है, n कह रही हूँ, यहाँ पे n है, n मतलब नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 14, एक एटम नाइट्रोजन का, 2 एटम ऑक्सीजन के, तो 2 इंटू ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16, तो इनको प्लस करोगे तो 46 ग्राम, है ना। जैसे ये देखो, ये NO2 है, यहाँ पे एक एटम नाइट्रोजन का है, 2 एटम ऑक्सीजन के, तो एक एटम नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 और 2 एटम ऑक्सीजन के, मतलब इन प्लस में इंटू 2 कर दूँ, प्लस करके इंटू 2 करूँ, ऑक्सीजन का कितना है, एक एटॉमिक, देखो एक ऑक्सीजन का मास, एक ऑक्सीजन के एटॉमिक मास कितना होता है 16, तो 2 का कितना होगा इंटू 2 कर दें, है ना। इतनी तो मैथ्स आती है कि एक ऑक्सीजन के एटम का मास 16 है, तो 2 का कितना होगा इंटू 2 कर दो, तो इनको 16 टू 32 प्लस 14 46 ग्राम आ जाता है, ठीक है। ऐसे निकालना है, सिंपल है। देखो कोई भी कंपाउंड होगा उसको एक एक एलिमेंट में तोड़ लो, एक एक एलिमेंट में अलग अलग कर दो, एक एक एटम अलग अलग कर दो, हर एक एटम का एटॉमिक मास प्लस कर दो, ठीक है। उसमें जितने एटम्स हैं सबके सारे एटम्स का एटॉमिक मास प्लस कर दो, ठीक। अब देखो हमने क्या रिलेशन पढ़ा, वापस से आते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। अब कोई भी कंपाउंड अगर तुम्हें दे रखा होगा उसका मोलर मास तो तुम लोग निकाल लोगे, ठीक है। मैं और भी क्वेश्चन दूंगी ताकि तुम बुक में भी है अलग अलग, देखो तुम जहाँ तुम्हें बुक खोलो, जोन जोन से कंपाउंड दिख रहे हैं सबका तुम मोलर मास निकालने बैठो, अच्छे से तैयारी हो जाएगी। और क्या, अब जैसे ये मोलर मास तो आप समझ आ गया क्या होता है, ये 1 मोल का मास होता है। इसे निकालते कैसे हैं, कोई भी सब्सटेंस है उसके सारे जो उसमें जितने भी एटम्स हैं सबके एटम्स के एटॉमिक मास ऐड कर दो, तुम्हारा मोलर मास निकल जाएगा, ठीक है। अब देखो जैसे अब एक क्वेश्चन लेते हैं तब और क्लियर होगा। जैसे मैंने यहाँ पे कहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। कह रहा है कि कैलकुलेट करो नंबर ऑफ मोल्स 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ पे ये जो 50 ग्राम है ये क्या है, ये गिवन मास है, क्या है ये गिवन मास। और यहाँ पे कह रहा है नंबर ऑफ मोल्स निकालो, और नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए मेरे को गिवन मास मोलर मास दोनों का पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब मैं मोलर मास यहाँ पे कहाँ से निकालूंगी, सोचो, क्वेश्चन देखो और पता करो कहाँ से निकालूंगी। अरे भैया देखो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट लिखा है, फॉर्मूला दे रखा है, फॉर्मूला दे रखा है तो तुम मोलर मास निकाल सकते हो। अभी देखो ऊपर निकलवाया मैंने, ठीक है। आप समझ आ रहा है, क्वेश्चन में मोलर मास देगा नहीं, तुम अगर कंपाउंड का नाम दे दिया तो मोलर मास नहीं देगा, तो मोलर मास खुद से निकालोगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट का हमने अभी ऊपर मोलर मास निकाला, कितना आया 100 ग्राम, तो ठीक है। गिवन मास दे रखा है 50 ग्राम, 50 पुट किया, मोलर मास 100 ग्राम अभी हमने निकाला, तो 50/100 कितना है 1/2, तो मतलब नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए 1/2, जिससे हम 0.5 मोल भी कह सकते हैं। देखो और नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पे मोल्स हैं तो यूनिट होगी MOL, मोल, ठीक है, MOL, ई नहीं लगाते MOL लिखते हैं, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन और देख लो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिख रखा है व्हाट इज़ द मास ऑफ 0.25 मोल सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है कि 0.25 मोल दे रखा है, देखो 0.25 मोल दे रखा है सल्फ्यूरिक एसिड का, तो उसका मास पूछा है। अब इसमें मोलर मास तो पूछा नहीं होगा, मोल दे रखा है, मोलर मास तो पूछा नहीं, मोलर मास तो हम खुद निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ पे गिवन मास पूछा है, कौन सा मास पूछा है, गिवन मास, ठीक है। तो 0.25 रखो, नंबर ऑफ मोल्स कितने दे रखे 0.25, गिवन मास को मैंने W मान लिया। H2SO4 का मोलर मास निकालो, देखो इसमें 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है, 4 ऑक्सीजन है, तुमने निकाला मोलर मास 98 आया। वैल्यू यहाँ लिखो, पुट करो वैल्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी यहाँ पे, इतना आता है
गिवन मास की वैल्यू कितनी आ गई 24.5 ग्राम। ठीक है, समझ में आया। गिवन मास अगर कभी क्वेश्चन में पूछा होगा तो कैसे पूछा होगा। मैं और भी क्वेश्चन लेके आऊँगी अगले वीडियो में, क्योंकि इसके बाद मेरे फ़ोन में स्पेस नहीं है, ज़्यादा मिनट की वीडियो नहीं बन पाएगी। इस वाले पार्ट में हमने देखा कि रिलेशन ऑफ मोल विद मास। ठीक है, अगले पार्ट में हम देखेंगे रिलेशन ऑफ मोल विद नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, और उसके बाद हमारा चैप्टर ख़त्म। मोलर मास तो मैंने आपको करवा दिया, मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, ठीक है, अब हम अगले पार्ट में मिलते हैं। अगर इसमें से कुछ भी समझ ना आए हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। ओके, बाय बाय, टाटा, बाय।